जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन यादव आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं, जो कि इसका नाम आप लोगों के सामने स्पष्ट है। देखिए, इसका नाम रहेगा दोस्तों एमपीपीएससी मेंस लाइव आंसर राइटिंग। यानी कि यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए चीज़ होती है, खास करके जो लोग मुख्य परीक्षा में इस बार अपीयर होने वाले हो, है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है आंसर राइटिंग। वो क्या मानक होना चाहिए कि किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हमें 3 मार्कर लिखते टाइम, 5 मार्कर लिखते टाइम और 11 मार्कर लिखते टाइम। तो इस प्रकार की सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। और मैंने कईयों बार अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि मेंस में नॉलेज का नो डाउट बहुत महत्व है, लेकिन नॉलेज से भी ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों आंसर की ड्राफ्टिंग का, कि आप कैसे आंसर को ड्राफ्ट कर रहे हो, आप कैसे उसका स्वरूप बना रहे हो, आप कैसे उसकी फ्रेमिंग बना रहे हो। और इन्हीं सभी चीज़ों को सिखाने के लिए, इन सभी बारीकियों को बताने के लिए ये सीरीज़ आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम क्या है, एमपीपीएससी मेंस लाइव आंसर्स राइटिंग। आज मैं यूनिट 4 जो है पेपर सेकंड के अंतर्गत है, जहां राजनीतिक विचारकों के रूप में काफ़ी सारे विचारक शामिल हैं, मैं वहां से इसकी शुरुआत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो आप लोग ज़रूर इससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए और लाइक भी करिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अपने कहानी को यहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहला जो हमारे सामने आता है, देखिए 3 मार्कर प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो वो 3 मार्कर प्रश्नों में इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होंगे। अब यहाँ जो मैंने यूनिट उठाई है वो बेसिकली एक थिंकर्स वाली यूनिट है, और उसके संबंध में कैसे प्रश्न आते, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों के, फिर से मैं आप लोगों को दोहरा दूं कि जो मैंने आपको कहा था कि ड्राफ्टिंग आना ज़रूरी है आप लोगों को, है ना। आप लोगों को क्या आना ज़रूरी है, आंसर की ड्राफ्टिंग करना आना ज़रूरी है। तो वो चीज़ क्या होती है जो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, आइए समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप लोगों के पास प्रश्न है यंग इंडिया। अब जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, या आप लोगों को इतनी नॉलेज तो आराम से होती है कि आप लोग इतना समझ जाएं कि यंग इंडिया एक पुस्तक है। क्या है दोस्तों, एक रचना है, एक पुस्तक है, एक किताब, एक बुक है। और जब भी मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इसकी फ्रेमिंग बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप किसी बुक के बारे में लिखते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हिस्ट्री में भी, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, एथिक्स में भी जितने भी विचारक हैं, और इधर यहाँ पर जब हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में यूनिट 4 में देख रहे हैं, पेपर सेकंड के पार्ट ए में, पॉलिटी वाले पोर्शन में, तो वहाँ पर भी जो भी विद्वान हैं उन सभी विद्वानों के विचारों को उनकी बुक्स के माध्यम से जब हम समझने की कोशिश करते हैं, या अन्य भी जो बुक्स अगर आपसे कभी पूछ ली जाएं, इवन कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए भी आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। कैसे, सबसे पहले आप उस बुक का दीजिए परिचय कि ये जो बुक है ना, इसका क्या अर्थ है, इसका नाम का कुछ मतलब हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यंग इंडिया यानी युवा भारत, तो आप उसको यहाँ पर इसी के साथ में उसको आप प्रस्तुत कर सकते हो, परिचय उसका उसके शाब्दिक अर्थ के रूप में दे सकते हो। दूसरी चीज़ होती है कि उसका समय क्या है, ये कब प्रकाशित हुई थी। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो मैगजीन थी, एक्चुअली पुस्तक ना होकर के, या आप इसको मैगजीन भी बोल सकते हो, एक पत्रिका, एक ही बात होती है मैगजीन, है ना। तो ये भी आप लोगों को एक ही बात है, सेम फ्रेमिंग बनेगी। तो कब से कब तक ये प्रकाशित हुई थी, यहाँ आप देख रहे हो कि 1919 तक प्रकाशित हुई थी। तीसरी जो चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है उसकी भाषा। क्या होती है, भाषा। आप कोई भी चीज़ जो है, अगर आप गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी गुजराती भाषी भी थे, अंग्रेजी भाषी भी थे और हिंदी भाषी भी थे। तो बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो गुजराती में मिलती है, गांधी जी के संदर्भ में बात करें, बहुत सारी अंग्रेज़ी में भी मिलती है और बहुत सारी हिंदी में भी मिलती है। ऐसे यदि मैं आप लोगों की बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो वो तो बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत से लेकर के उर्दू तक और फारसी से लेकर के अंग्रेजी तक कई सारी भाषाओं के जानकार थे। तो उन्होंने सभी भाषाओं में रचनाएं की है। तो यहाँ आपको उस पर्टिकुलर पुस्तक या मैगजीन की क्या भाषा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर साथ ही उसकी विषय वस्तु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। विषय वस्तु का मतलब ये होता है कि उसका कंटेंट क्या है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में क्या पढ़ते हो आप, तो नाम से ही है कि भगवान राम का संपूर्ण चरित्र
उनके जन्म से लेकर के अंत तक की पूरी एक कहानी हम लोग उसमें पढ़ते हैं। या मैं कहूँ सुंदरकांड, तो उसमें आप क्या पढ़ते, तो उसमें आप ये बताएंगे कि इसमें भगवान जो हनुमान जी हैं उनका श्रीलंका का दौरा जो उन्होंने सीता जी का पता लगाने के लिए किया था उसके बारे में मिलता है, वही वर्णन मिलता है। तो क्या किस चीज़ का वर्णन मिलता है, वो कंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही यदि हम लोग बात करें तो उसमें और क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ आ सकता है उसका लेखक, है ना। यदि मान लीजिए जैसे यहाँ यंग इंडिया पूछा है तो उसके लेखक गांधी जी है, ऐसा आप सीधा आपसे पूछा जा सकता है। अगर किसी पुस्तक पर, है ना, ये मैं ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ, अगर किसी पुस्तक पर कोई पुरस्कार मिला हुआ है या किसी मैगजीन पर किसी प्रकार का कोई पुरस्कार या कोई सम्मान मिल चुका है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे यदि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूं तो उनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीती थी 1913 में। तो फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़िंदगी में आप कभी भी किसी भी पुस्तक को या मैगज़ीन को पढ़िए तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पॉइंट्स, इनके अलावा कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा, नहीं आता है ही, बचा ही नहीं ना कुछ, तो पूछेंगे क्या। यानी कि जब भी आप करें आपके दिमाग में ये पॉइंट्स होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र रखता हूँ आप लोगों के सामने, है ना, कौटिल्य का, क्योंकि कौटिल्य भी है इसमें। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या बता दोगे, अर्थशास्त्र क्या है, नाम से लग रहा है कि यह अर्थव्यवस्था पर नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि यह पॉलिटिकल सिस्टम पर है। तो यह कूटनीति और राजनीति पर से संबंधित एक ग्रंथ है। इसका समय क्या था, तो आप बता सकते हो कि इसका समय क्या था, जो भी इसके है ना BC में, जो भी इसका ईसा पूर्व इसका जो समय वो आप लिखेंगे। फिर भाषा की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया था, क्योंकि कौटिल्य के समय पर संस्कृत का प्रचलन ज़्यादा था। विषय वस्तु की बात करें, अभी मैंने बताया कि 2 चीज़ें हैं इसमें, उन्होंने प्रशासन के सिद्धांत दिए, विदेश नीति के सिद्धांत दिए हैं, आत्मनियंत्रण के सिद्धांत दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत बना सकते हैं वो भी सिद्धांत दिए हैं। लेखक आपको पता ही लगे गया, पुरस्कार इस पर कुछ नहीं है, यानी कि सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ भी 4-5 बातें, 4-5 बिंदु भी यदि आपको पता है तो आप एक लाइन में उनको मेंशन कर सकते हो। कैसे, यदि अर्थशास्त्र पर मैं लिखूंगा तो मैं बोलूँगा कि यह, है ना, समय लिख दूंगा कि तब इस समय में संस्कृत भाषा में विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा उसके विषय वस्तु को बता दूंगा मैं कि यह राजनीति शास्त्र पर रचित एक प्राचीन कालीन पुस्तक है या प्राचीन कालीन ग्रंथ है, बात खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से होती है ड्राफ्टिंग या फ्रेमिंग, ठीक है। तो यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से मेंस में फ्रेमिंग की जा सकती है। अब देखिए, एक अगला जो प्रश्न है 3 मार्कर में आप लोगों के सामने है, वो क्या है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि ये, अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो क्या लग रहा है आपको कि एक तरीके से सभा है, तो यानी कि कोई ना कोई एक संगठन होगा या कोई ना कोई एक अथॉरिटी होगी या कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब इसकी भी एक ड्राफ्टिंग होती है, एक फ्रेमिंग बनती है। क्या ड्राफ्ट बनता है इसका, कि जब भी असल में मध्यकाल में और आधुनिक काल में जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधारक होते हैं उनके लिए, सबके लिए एक जैसा ही तरीका होता है उसके ऊपर तैयारी करने का। यानी कि वो अपने जो भी मत होते हैं, जो भी उनके सिद्धांत होते हैं, इनको आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे कि एक संस्था की हम लोग बात करें, एक संस्था के रूप में यदि हम लोग बात करते हैं तो एक संस्था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसका परिचय देना है आपको कि वो क्या है, किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले दूसरे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है उसका संस्थापक। उसका संस्थापक कौन है, किसने उसकी स्थापना की है, फिर उसका समय, कब उसकी स्थापना की है, फिर उसका उद्देश्य, क्यों उसकी स्थापना की है, क्या कारण था, ठीक है। साथ ही अगर उसकी कोई शाखा हुई तो उसका भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी एक सामाजिक या धार्मिक सुधारक संस्था की यदि आप लोग बात करेंगे, अब यहाँ जो आप लोगों के सामने 3 लाइन लिखी हुई है, इनको आप समझ लीजिए कि इसकी स्थापना
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20 जुलाई 1924 को की थी, मुंबई में की थी। आ गया उसका स्थान भी आ गया, देखिए, है ना। यहाँ समय और स्थान दोनों को ले सकते हो आप, स्थापना में स्थान को भी ले सकते हो। इसका उद्देश्य क्या था, ये देखिए, इसका उद्देश्य आ गया है क्या, दलितों व अस्पृश्य लोगों की उन्नति के लिए एक सामाजिक निर्माण की दृष्टि से आंदोलन करना इसका उद्देश्य था। यानी कि ये 2 लाइनों में आप लोगों ने आराम से कितने तथ्य कंप्लीट कर दिए, देख लिए, 1, 2, 3 और 4 तथ्य दे दिए आपने। यदि आप एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल सेंटेंस में 3 से 4 फैक्ट दे देते हैं तो 3 मार्कर में आपकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और समझते हैं, देखिए, कि जब भी इस चीज़ को भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब भी कोई सुधारक होता है ना, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई सुधारकवादी संस्था में खुद ही खोल दूँ, मान लीजिए कोई भी सुधारक होता है, कोई भी रिफॉर्मर होता है या कोई विचारक होता है, कोई आंदोलन करता होता है, तो वो क्या करता है, देखिए, सबसे पहली चीज़ वो अपने विचारों का कहीं ना कहीं उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। जितने भी विचारक हैं आप उठा के देखिए, उनके जीवन का कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बाकी उद्देश्य भी होते हैं साइड में, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर आप राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो उन्होंने सती प्रथा के लिए कार्य किया। यदि आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। यदि आप दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो उन्होंने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। यदि आप ज्योतिबा फुले के लिए बात करते हैं तो उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए कार्य किया। मतलब जितने भी रिफॉर्मर्स हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है जो जिसके लिए आजीवन वो कार्य करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तो वो वहाँ पे मेंशन करना है। प्लस वो अपनी बात आम जन तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई प्रकाशन जरूर करते हैं। प्रकाशन से मेरा मतलब है कि या तो कोई मैगजीन छापेंगे या कोई न्यूज़पेपर छापेंगे, कोई भी पर्चा छाप देंगे जिससे जनता तक उनके विचार पहुँचे और जनता उनकी फॉलोअर बने, उनकी अनुयायी हो सके। तो अपने अनुयायियों में वृद्धि करने के लिए ये कार्य भी वो करते हैं। अगली चीज़, वो अपने मत को लोगों तक भेजने के लिए या अपना कार्य करने के लिए किसी न किसी संगठन की स्थापना करते हैं। आप देखिए कि किसी ने आर्य समाज, तो किसी ने ब्रह्म समाज, तो किसी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो किसी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। आज भी लोग यही करते हैं, अपने मत को लोगों तक भेजने के लिए कहीं ना कहीं उसका एक मुख्यालय बनाते हैं, अपनी अथॉरिटी का मुख्यालय बनाते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर आती है। फिर ध्यान देना होगा आपको उनके योगदान पर कि जो भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जो भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया वहाँ पर उनका क्या योगदान है, क्या इंक्लूज़न है उनका, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही ये जो लोग होते हैं इनके नाम पर या स्वयं इनको यदि कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ या कोई सम्मान प्राप्त हुआ तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस यूनिट में आप लोग सरदार पटेल के बारे में पढ़ेंगे तो उनके नाम पर एक दिवस मनाया जाता। तो अगर किसी दिवस वगैरह का भी प्रचलन है उनके नाम पर या उनके जन्मदिन पर मनाने का, यानी कि कोई भी सुधारक हुआ, कोई भी बड़ा विचारक हुआ, उसके ऊपर ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं, है ना। और अभी देखिए उसके जो प्रकाशन में से ही ये प्रश्न पूछा जा रहा था। अभी ये जो संगठन है, ये अगर मान लीजिए कि वो सुधारक है भीमराव अंबेडकर जी, तो आपके सामने जो पूछा गया आपसे, ये क्या है, उनका एक संगठन है। यानी कि सारे के सारे प्रश्न इसी ड्राफ्टिंग के आसपास घूमते रहते हैं। यानी मैंने क्या समझाया था आपको, शुरुआत में मैंने क्या कहा था, याद कीजिए मेरी बात को, गंभीरता से लीजिए इस बात को। अगर इस दुनिया में सबसे सरल कोई परीक्षा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता पाऊंगा, जितना मेरा थोड़ा बहुत छोटा सा अनुभव है, MPPSC मुख्य परीक्षा से सरल परीक्षा नहीं मिलेगी। अलादीन का चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए, लेकिन इसकी एक अपनी डिमांड होती है, इसकी एक अपनी मैकेनिज्म होती है, और उस मैकेनिज्म को समझ कर यदि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। चलिए आगे और बात करते हैं हम लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। अगले प्रश्न पे बात करें, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब आप इसका उत्तर दे सकेंगे और मेरी बात से एग्री भी हो जाएंगे कि एक पुस्तक फिर पूछ ली गई है और अभी जिस पर डिस्कस भी कर लिया था हमने, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। देखिए उसके लेखक का नाम आ गया, फिर उसका कंटेंट आ गया, ये क्या है, उसकी विषय वस्तु है कि उसमें किसके बारे में जानकारी है, तो मौर्यकाल के बारे में जानकारी है, ये उसकी क्या हो गई, विषय वस्तु हो गई।
क्या इसमें बताया गया कि राजनीतिक दर्श यथार्थवाद और की बाइबिल इसको कहा जाता है, यानी इस पुस्तक का एक उपनाम बता दिया गया। होता है ऐसा, हम लोगों की आदत है कि हम लोग इंदौर को बोल देते हैं कि ये मिनी मुंबई है, पीथमपुर को बोल देते हैं कि भारत का डेट्रॉइट है ना, किसी को कुछ बोल देते हैं। ये नाम रखना हमारी आदत में भारतीयों की। 15 अधिकरण, ये में इम्पोर्टेंट बात है भाई। कोई भी पुस्तक होती है ना तो उसके कुछ अध्याय होते हैं। जैसे अगर आप रामायण की बात करेंगे तो उसके अध्यायों को कांड कहा जाता है। यदि आप महाभारत की बात करेंगे तो उसके अध्यायों को पर्व कहा जाता है। यदि आप अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो उसके अध्यायों को, उसके चैप्टर्स को क्या कहा जाता है? अधिकरण कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 180 अध्याय और 6000 श्लोक है। ये तथ्यात्मक जानकारी इतना तो पढ़ ही लोगे भाई आप। तो देखिए उसी फ्रेमिंग पे चल रहे हैं ना सारा उत्तर। राष्ट्रीय एकता दिवस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? चूँकि सरदार पटेल जी जो हैं, आप लोगों को पता है कि उन्होंने देश को एकजुट किया। उनके माध्यम से ही भारतीय संघ का एकीकरण संभव हो पाया और इसी वजह से उनको भारतीय संघ का निर्माता भी कहते हैं। और 31 अक्टूबर आने भी वाला ही है और 31 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के दिन ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। साथ ही आपको बता दूं कि उनकी जो मूर्ति है, जो उनकी प्रतिमा है, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की मूर्ति। तो ये यूनिटी शब्द तो है उनके साथ जुड़ी गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार पटेल जी की है, जो नर्मदा जिले में आती है ना? कहाँ पर? गुजरात में। आगे चलते हैं। सरदार पटेल लौह पुरुष, आगे बढ़िए। भारत की खोज, अब देखिए फिर आप कहोगे कि सर ये तो चीज़ें आप बार बार बता रहे हो और यही चीज़ें बार बार आ रही है ना? आप लोगों के सामने ये चीज़ भी क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको भी। फिर एक पुस्तक पूछ ली गई है, भारत एक खोज या भारत की खोज। जो कुछ मेरी उम्र के लोग होंगे या मेरे से भी जो उम्र में बड़े होंगे वो इसको जानते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मुझे अच्छे से याद है, टीवी पे, दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, भारत एक खोज, है ना? वो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या नाम था? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की रचना थी और इसके ऊपर ये आधारित है ना? और बड़ा ज़बरदस्त सीरियल है और मैं तो कहता हूँ कि हर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये सीरियल ज़रूर देखना चाहिए। अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक रचना है ये। देखिए आ गया रचनाकार का नाम, फिर आ गया समय कि कब की थी, 1944 में की थी, अहमदाबाद की जेल में। और इसमें भारत के इतिहास के बहुत सारे चरणों का वर्णन मिलता है। तो ये हो गया उसका विषय वस्तु। यही बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि कभी भी किसी की बुक पूछी जाए तो आपको इन्हीं चीज़ों को मैं फिर से दोहरा दूंगा, उनको क्या क्या होना चाहिए? उस बुक का परिचय, उस बुक के रचनाकार का नाम, उसके समय, उसके स्थान का नाम, है ना? साथ ही उसकी विषय वस्तु, यानी उसमें क्या शामिल है, क्या कहानी है, क्या कंटेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही उस बुक की भाषा, ये जैसे नाम से लग रहा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किस में थी? ये अंग्रेजी में थी। देखो यहाँ लिख सकते हो आप, इंग्लिश में थी ये। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था और अभी इसका अनुवाद वाली जो बुक है वो आप खरीद के पढ़ सकते हो, मिलती है ये मार्केट में। लेकिन बेसिकली उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी नेहरू जी ने इसको। तो ये भाषा की बात हो गई। पुरस्कार की बात करें यदि, तो पुरस्कार भी मिल चुका है, इस पुस्तक को भी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी मेरे को तथ्यात्मक जानकारी याद नहीं आ रही, इसलिए मैं गलत नहीं बता रहा आपको। ढूंढोगे इंटरनेट पर मिल जाएगा आपको कि कौन कौन से पुरस्कारों से इसको भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले। तो अब इस सेशन में हम आगे जब चलेंगे, आज इसकी शुरुआत है तो मैं इसको यहीं तक रोक रहा हूं दोस्तों। अगले सेशन में हम लोग 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होंगे, जो संभावित भी हैं, प्लस 50 वर्ड्स के क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ रचनाओं के, कुछ सुधारकों के अनुसार एक ड्राफ्टिंग क्या होना चाहिए उत्तर की, वो मैंने आप लोगों के लिए स्पष्ट करने की कोशिश की है। और यकीन मानिए, वरना आपको बाद में भी मानना पड़ेगा मेरी इस बात को, मेंस देने के बाद में भी, कि ऐसे ही तैयारी करोगे तो ही मेंस निकलता है, जिस तरीके से फ्रेमिंग बना के पढ़ते। अन्यथा इतना लेंदी और इतना बड़ा सिलेबस है कि दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए फोर्स एमपीपीएससी के साथ में लगातार अपनी तैयारी को एक दिशा देने के लिए दोस्तों। जय हिंद।